हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर 2 इतिहास कक्षा 10 का चैप्टर राष्ट्रवाद यानी कि भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद के बारे में हम हर छोटे और बड़े पहलू के बारे में चर्चा करेंगे ताकि ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाए और इस पर कोई डिफ़िकल्टी ना रहे आपको समझने में। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे ये बोलूँगा, जो कोई भी हमारे चैनल में नया जुड़ा हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक ज़रूर मिल सके। चलिए हम शुरू करते हैं आज के अपने इस चैप्टर को, भारत में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद से हम क्या समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो उन लोगों द्वारा व्यक्त की जाती है जो ये मानते हैं कि उनका राष्ट्र अन्य सभी से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता की ये भावनाएं अक्सर समान जातीयता, भाषा, धर्म, संस्कृति या सामाजिक मूल्यों पर आधारित होती है। राष्ट्रवाद कई प्रकार के होते हैं, जैसे जातीय राष्ट्रवाद, विस्तारवादी राष्ट्रवाद, रोमांटिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भाषा राष्ट्रवाद, धार्मिक राष्ट्रवाद, उत्तर औपनिवेशिक राष्ट्रवाद और नागरिक राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद की कई सारी परिभाषाएं हैं। उदार राष्ट्रवाद, वैचारिक राष्ट्रवाद, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय रूढ़िवादिता, मुक्ति राष्ट्रवाद और वामपंथी राष्ट्रवाद। अब हम चर्चा करें भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई। तो भारत में कई वर्षों से असंतोष चलते आ रहा था। असंतोष कैसे बच्चों? असंतोष इसलिए कि भारत 1757 से ही लगभग अंग्रेजों के अधीन गुलामी की मार झेल रहा था और तभी से ही राष्ट्रवाद धीरे धीरे पनपना शुरू हुआ। प्राचीन काल से ही राष्ट्रवाद जीवित रहा है। अर्थवेद में कहा है कि वरुण राष्ट्र हो अविचल करे बृहस्पति, राष्ट्र को स्थिर करे इंद्र, राष्ट्र को शुरू करे अग्रिम, देवर राष्ट्र को सुनिश्चित रूप से धारण करें। अर्थात राष्ट्रवाद एकता की भावना जागृत करता है। भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत 19वीं शताब्दी से शुरू हुई थी। ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां और उनकी चुनौतियों से भारत में राष्ट्र के रूप में सोचना शुरू किया। इसकी आधारशिला ब्रिटिश शासन में शुरू हुई। आगे है बच्चों कि भारत में राष्ट्रवाद के कारण क्या थे। 1857 को भारत में राष्ट्रवाद कक्षा 10 के उदय का मुख्य कारण यह माना जाता है कि इसे सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। प्रेस और समाचार पत्र की बात करें तो भारत में राजा राम मोहन राय ने राष्ट्र प्रेस की नींव रखी। उन्होंने बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी, फारसी में मिरात उल अखबार, अखबार है ये अखबार गलत लिखा है, मिरात उल अखबार जैसे लोगों की आवाज़ बने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने साप्ताहिक पत्र सोम प्रकाश शुरू किया जिसने राष्ट्रवाद की भावना जागृत की। इसके अलावा अमृत बाजार पत्रिका, केसरी हिंदू, मराठा आदि समाचार पत्रों में ब्रिटिश स्कूलों की नीतियों की आलोचना करी और राष्ट्रवाद की भावना जागृत करी। तो हम सीक्वेंस वाइज चलते आ रहे हैं बच्चों। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति। भारत ने भारतीयों को शिक्षित इसलिए नहीं किया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनमें राष्ट्रीय भावना जागृत हो। उनका उद्देश्य ब्रिटिश प्रशासन में क्लर्क की नियुक्ति करना था, मतलब कि सस्ते कर्मचारी उनको चाहिए थे, जो कि विदेश से वो अपने कर्मचारी मंगाते थे तो उन्हें महंगे पड़ते थे। इसलिए उन्होंने यहाँ पर इतना ही शिक्षित किया कि यहाँ पर सस्ते कर्मचारी, सस्ते क्लर्क मिल सकें भारतीयों को। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार अपने लाभ की पूर्ति के लिए किया। अंग्रेजी राजनीतिक बायरन खुद ब्रिटिश की गलत नीतियों से जूझ रहे थे। 1833 अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया जिसमें संबंध पाश्चात्य साहित्य विज्ञान की प्राप्ति हुई और राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने में पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति ने इस प्रकार बड़ी भूमिका निभाई। आर्थिक नीतियों की बात करें तो ब्रिटिश का पैसा इंग्लैंड के लिए जाने लगा। ईडी वाचा के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था इस तरह से चरमरा गई कि 4 करोड़ भारतीय दिन में एक बार का खाना
खाकर संतुष्ट होते थे। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत समझाकर लोगों को अंग्रेजी हुकूमत के बारे में जागृत किया और शोषण के बारे में बताया। इल्बिट बिल की बात करें 1883, इसके अनुसार अंग्रेज़ों के ऊपर मुकदमे की सुनवाई का अधिकार भारतीयों से छीन लिया गया था। इसमें हो रहे भेदभाव में भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत की। इस सरकार की गलत नीतियाँ, यानी कि अंग्रेजी सरकार की गलत नीतियाँ क्या क्या थी? लॉर्ड रिपिन ने अपने शासनकाल में अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष की लहर पैदा हो गई थी इस नीतियों के कारण। 1887 में दिल्ली दरबार उस समय किया गया जब दक्षिण भारत में अकाल भुखमरी हो रही थी। अब युद्ध का कारण क्या था? 1919 में राष्ट्रीय संघ स्थापित किया गया। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से पहले भी एक था राष्ट्रीय संघ, जिसका उद्देश्य विश्व भर में शांति स्थापित करना था। यह संगठन सभी देशों को अपना सदस्य बनाना चाहता था, जिससे उनके बीच चल रहे विवाद सुलझ जाएं, लेकिन ऐसा करने में असफल रहा, क्योंकि सभी देश में शामिल होना नहीं चाहते थे। सभी देश जो थे शामिल होना नहीं चाहते थे। इसके अलावा इटली और जापान के मंचूरियन क्षेत्र पर आक्रमण जैसे अन्य आक्रमण को रोकने के लिए अपनी सेना नहीं थी। इस युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हुई थी, जिसके बाद साइबेरिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। यानी कि 1919 में क्या हुआ कि पहला प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार युद्ध शुरू हुआ, कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी थी, जिसके बाद साइबेरिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई थी। जिस समय यह युद्ध शुरू हुआ उस समय भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था। भारतीय सैनिक पूरे विश्व में अलग अलग जगह लड़ाई लड़ रहे थे। साथ ही इस विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद भारत में अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष भी था, वो जो दिखाई देने लगा था, जिस कारण असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह, अनेकों आंदोलन के बारे में फैलने लगा। पहला विश्व युद्ध 1919 हम जानते हैं इसके बारे में। मूल रूप से बात बताऊं इसके बारे में तो कि भारत ने कभी पहले विश्व युद्ध में कभी आंतरिक रूप से भाग नहीं लिया था। भारत को विश्व युद्ध के समय अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इसमें एक अलग तरह की राजनीतिक और आर्थिक समस्या पैदा हो गई थी। अंग्रेज़ों के रक्षा बजट को बढ़ाने के लिए युद्ध के दौरान टैक्स बढ़ाए गए। इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया ताकि राजस्व इकट्ठा किया जा सके। 1913 से 1918 के बीच लोगों को सेना में जबरन भर्ती किया गया। बहुत सारी फसल खराब हो गई थी और 1921 की जनगणना के अनुसार महामारी के कारण 120 लाख से 130 लाख लोग मारे गए थे। अब बात की जाए सत्याग्रह पर विचार की। महात्मा गांधी 1915 में भारत वापस लौटे। उनके रूप में भारत को एक नया नेता मिल गया। गांधी जी ने जन आंदोलन को एक ऐसा अनोखा तरीका बताया या अपनाया था जिसे सत्याग्रह से जाना जाता था। गांधी जी का मानना था कि अपनी लड़ाई अहिंसा से जीती जा सकती है। गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में 1916 और गुजरात के खेड़ा में 1917 और अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए आंदोलन 1918 और 1919 में लड़े। यानी कि 3 महत्वपूर्ण आंदोलन थे जिससे गांधी जी को शुरुआती रूप में सफलता मिली। रॉलेट एक्ट 1919, इस अधिनियम से सरकार को राजनीतिक गतिविधियों पर लगाम और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे चलाए बंद करने का आदेश दिया था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को एक आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने हड़ताल का आह्वान किया। विभिन्न शहरों में इसे समर्थन मिला। दुकानें बंद कर दी गई और लाखों मजदूर हड़ताल पर चले गए। इस आंदोलन के खिलाफ खड़ा उठने का निर्णय लिया। कई नेताओं को बंदी बना लिया गया और महात्मा गांधी को दिल्ली आने से रोका गया। अब कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिसके कारण काफ़ी रोष उत्पन्न हो गया। अब आप जैसे चैप्टर का नाम है ना, भारत में राष्ट्रवाद किन किन चीज़ों से फैला। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया।
खिलाफत आंदोलन के जरिए महात्मा गांधी हिंदू और मुसलमानों की एकता का जो प्रयोग है वो असहयोग में करना चाहते थे। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया। खिलाफत के समर्थन में गांधी जी ने स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए राजी हो गए। खिलाफत के समर्थन में बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई। असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1909 स्वराज पुस्तक में लिखा गया कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाया क्योंकि भारत के लोगों ने उनका साथ दिया। गांधी जी का मानना था कि अगर भारतीय अंग्रेजों को सहयोग करना बंद कर दें तो उनके पास भारत छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव इस प्रकार थे। अंग्रेजों सरकार द्वारा दी गई सारी उपाधियों को वापस करना, सिविल सर्विसेज, सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली का बहिष्कार करना, यानी कि पूर्ण रूप से अंग्रेजों का बहिष्कार करना, अंग्रेजों द्वारा दी गई सारी सुविधाओं का बहिष्कार करना, विदेशी सामानों का बहिष्कार करना, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। आदिवासियों का आंदोलन हिंसक हो गया था। इसमें आदिवासियों ने भी इसमें भाग लिया था। विद्रोहियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया और 1924 को राजू को पकड़ लिया गया। ये आदिवासी आंदोलन था और उन्हें फांसी दे दी गई। बगान में काम कर रहे श्रमिकों के लिए चार दीवारी से बाहर आना आज़ादी थी। वो ये ऐसा मानते थे कि बगान में काम कर रहे श्रमिकों के लिए चार दीवारी से बाहर आना उनके लिए आज़ादी थी। अलग अलग लोगों के लिए आज़ादी के मायने अलग अलग थे। 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम, जिसमें बगान में काम करने वाले श्रमिकों को बाहर जाना मना था, इसके खिलाफ था। सविनय अवज्ञा की ओर। फरवरी 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी। चित्तरंजन दास, सीआर दास यानी कि और जवाहरलाल नेहरू ने मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। 1920 के बाद ध्यान रहे, इसमें जवाहरलाल नेहरू की जगह मोतीलाल नेहरू ML नेहरू कर लें। 1920 के बाद राजनीति की दशा बदली। आर्थिक मंदी 1930 में आई, जिसके बाद कृषि उत्पादों की मांग में गिरावट आई, जिससे उसकी कीमत में भी गिरावट आई। साइमन कमीशन, यह आयोग 1923 में भारत आया। कांग्रेस ने इस आयोग का विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग करी। नमक और सविनय अवज्ञा आंदोलन। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को खत लिखा और अपनी 11 मांगों का जिक्र किया। गांधी जी ने इन मांगों के चलते अपने आप को समाज से जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि इससे किसानों से लेकर उद्योगपति तक का जिक्र था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। इसमें कुछ एरर है बच्चों, वो एरर का ध्यान ना दें, मैं आपको रेक्टिफाई करता रहूँगा कि क्या क्या कहाँ गलती है। इरविन ने बातों को मानने से मना कर दिया और इसके फलस्वरूप उन्होंने अपने 78 वॉलंटियर के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। ये साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर जाकर ख़त्म हुई। 24 दिनों तक हर रोज़ 10 किलोमीटर की पद यात्रा करते थे। 6 अप्रैल को नमक का पानी उबाल कर उससे नमक बनाया, जो कानून का उल्लंघन था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव पड़ी। इस बार लोगों ने न सिर्फ अंग्रेज़ों का समर्थन ना करना बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन किया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए क्रूरता का सहारा लिया गया और गांधी जी और नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को आंदोलन वापस ले लिया और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। बातचीत बीच में ही टूट गई और उन्हें वापस आना पड़ा। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1934 तक आते आते आंदोलन की गति मंद पड़ने लगी। लोगों ने कैसे आंदोलन को देखा? गुजरात के पाटीदार और राजस्थान के जाटों ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जमकर समर्थन किया।
लेकिन 1931 में बिना फसलों के दाम बिना कम हुए इस आंदोलन को वापस ले लिया। गरीब किसान केवल लगान वापस नहीं चाहते थे, अमीर किसान की नाराजगी के भय से कांग्रेस ने भांडाफोड़ आंदोलन में भाग नहीं लिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद व्यापारियों ने काफ़ी मुनाफा कमाया, मतलब काफ़ी भारी मुनाफा कमाया था। उग्रवादियों के हमले की आशंका और युवा कांग्रेस के बीच समाजवाद ने उन्हें आंदोलन में शामिल नहीं होने दिया। महिलाओं ने भी इसमें जमकर भाग लिया और नमक बनाया, शराब की दुकानों के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। दलितों ने इस सक्रिय आंदोलन में भाग नहीं लिया। 1930 के बाद अछूतों का एक वर्ग अपने आप को एक दलित या उत्पीड़ित कहने लगा। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन का निर्माण किया। 1932 में अंबेडकर और गांधी जी ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। मुसलमानों के बीच इसको लेकर खास उत्साह नहीं था। मुस्लिम लीग के नेता आरक्षित सीट चाहते थे। भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास के मुख्य बिंदु की वजह औपनिवेशिक प्रशासन, भारतीय पुनर्जागरण, पाश्चात्य शिक्षा एवं चिंतन, प्रेस तथा समाचार पत्रों की भूमिका, समकालीन यूरोपीय आंदोलन का प्रभाव और तत्कालीन कारण, ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिसमें भारत में राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है। और इसके अलावा कुछ और अन्य कारण शोषणकारी नीतियाँ, प्रशासनिक एकीकरण, यातायात एवं संचार के साधनों का विकास, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जातीय भेदभाव, लॉर्ड लिटिन की नीति, इल्बिट बिल आदि। अब प्रश्न के बारे में देखें कुछ। भारत में राष्ट्रवाद कक्षा 10 का प्रश्न। उपनिवेशों में भारत राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। क्यों? दमन और दुर्व्यवहार के चलते भिन्न समूह एक दूसरे से बंध गए थे। औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ते लड़ते एकता की भावना समझ आने लगी। खुद को विदेशी ताकत से आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में जनता हिस्सा लेने लगी। हर वर्ग के लिए स्वतंत्रता संग्राम के मायने अलग थे और उनसे उम्मीद भी अलग थी। इस तरह उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। पहले विश्व युद्ध में भारत में राष्ट्र आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? तो विश्व युद्ध में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई थी और इस कारण रक्षा खर्च में भारी इजाफा हुआ। खर्च की भरपाई के लिए दाम बढ़ाने पड़े, दोगुने करने पड़े, जिस कारण हालत ख़राब हो गई थी और सिपाहियों को जबरन भर्ती कराया गया और भुखमरी भी फैल गई थी। भारत में लोग रॉलेट एक्ट के विरोध क्यों कर रहे थे? भारत को डर सता रहा था कि कोई आंदोलन अवश्य होगा। इस एक्ट के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना केस चलाए अनिश्चित समय के लिए बंद कर सकती थी। उसे अपील, दलील या वकील करने का अधिकार नहीं था। भारतीयों ने इस काले बिल के नाम से संबोधित किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया? उनका कारण था कि महात्मा गांधी अहिंसा और शांति के समर्थन में थे और चौरा चौरी में पुलिस थाने में आग लगा दी गई तो 22 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। उन्होंने सोचा यदि आंदोलन हिंसक हो जाए तो अंग्रेज सरकार और उग्र हो जाएगी और बहुत निर्दोष लोग मारे जाएंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1922 में ये वापस ले लिया गया था। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? सत्याग्रह सच्चाई ने के ऊपर आधारित है, नस्ल भेद को ख़त्म करना, न्याय के ऊपर आधारित है। इसी के चलते गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में आंदोलन मजदूरों का साथ दिया। जलियांवाला बाग हम जानते हैं 1913 नहीं 1919 की वैसाखी पर्व को हुआ था। भारत माता की छवि और जर्मेनिया की छवि की तुलना करें। फिलिप बैक ने अपने राष्ट्र को जर्मेनियम के रूप में प्रस्तुत किया है। बल तू वृक्ष क्या मुकुट पहने हुए दिखाई गए हैं क्योंकि वह जर्मन बलवत्ता का प्रतीक है। भारत में भी अभी नरेंद्र नाथ टैगोर ने भारत को भारत माता के रूप में दिखाया है। एक चित्र में उन्होंने माता को भोजन कपड़े देते हुए दिखाया है
और एक चित्र में माता शेर और हाथी के बीच खड़ी है और उसके हाथ में त्रिशूल दिखाया गया है। अब MCQ कुछ प्रश्न देखें। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। गांधी जी ने किस वर्ष बिहार में चंपारण आंदोलन शुरू किया? 1916। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1915। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? बाबा रामचंद्र ने। और अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1919, 13 अप्रैल 1919। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919। लखनऊ समझौता 1916। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? सितंबर 1920, कोलकाता। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में हुआ था? तुर्की, 1920। सैन्य आज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? लाहौर, 1929। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? 1925 में डॉक्टर हेडगेवर ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये दी गई थी बारदोली के तहत। तो इस प्रकार हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।